हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद महेंद्र सर। आज से हम आई दृष्टि घटना चक्र की स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर को कवर करेंगे हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो इसको हम पूरे वन गो में नहीं कवर करेंगे, पूरी आई दृष्टि को इसको टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें जैसे कि हम पहले नेशनल अफेयर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए उसको देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी नई स्कीम्स आई हैं, फिर नेशनल स्कीम्स को देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कवर करेंगे पूरी आई दृष्टि को। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला डेवलपमेंट है कि त्रिपुरा को क्या किया गया है, लिटरेट स्टेट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, फुली लिटरेट स्टेट। तो पहले लिटरेट स्टेट की हम डिफिनेशन जान लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से है कि अगर कोई भी स्टेट के 95% ऑफ पॉपुलेशन को पढ़ना आ जाए, रीड राइट और कॉम्प्रीहेंड करना आ जाए बेसिक अर्थमेटिक को, along with critical life skills like digital and financial literacy, तो उसे क्या कहते हैं, फुली लिटरेट स्टेट कहते हैं। ये उसकी डिफिनेशन है। तो आइए देखते हैं त्रिपुरा को कब किया गया है। तो ऑन जून 23, 2025 में त्रिपुरा को एक फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया गया है। ये किस स्कीम के तहत किया गया है, उल्लास 9 शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम, जो कि आता है किसके, एनईपी 2020 के तहत अंदर आता है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आता है। और ऐसा होने वाला ये थर्ड स्टेट है। इससे पहले 2 स्टेट हो चुके हैं फुली लिटरेट डिक्लेयर किए जा चुके हैं, वो हैं गोवा और मिजोरम। अब आइए देख लेते हैं। ऑन मई 30, 2025 को गोवा को डिक्लेयर किया गया था फुली लिटरेट स्टेट। ठीक है, तो इसकी डेट्स भी हमको याद रखनी है कि कब हुआ है। गोवा को मई 30 को और इसको त्रिपुरा को जून 23 को। फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रकार से अचीवमेंट है जिसमें मार्क करने के लिए मेजर माइलस्टोन जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया था कि हमें क्या करना है, इंडिया को फुली लिटरेसी लानी है कब तक, बाई 2023 तक। ठीक है, बाई 2023 तक। फिर मई 20, 2025 में चीफ मिनिस्टर ऑफ उन्होंने मिजोरम को फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया था। ये पहला राज्य था जो फुली लिटरेट स्टेट बना था। ठीक है, अब आ जाते हैं मिजोरम राज्य कब बना। तो मिजोरम फुल फ्लेज स्टेट बना कब, फरवरी 1987 में। फिर उसी प्रकार से एक चीज़ हमको इसमें और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि मिजोरम से पहले, जैसे कि हमको मालूम है कि मिजोरम पहला स्टेट बना हुआ था, तो मिजोरम से पहले जून 24, 2024 में ही, एक साल पहले ही, लद्दाख को बिकेम फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी नॉन स्टेट यूनिट को डिक्लेयर किया गया था फुली लिटरेट। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक है 50 ईयर ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो गए हैं, तो हमें कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए। ऑन जून 25, 2025 को मार्क किया गया है 50th एनिवर्सरी, ठीक है, इमरजेंसी का, जो कि 21 मंथ के लिए लगी थी। कब से कब तक, फ्रॉम 1975 टू 1977। ठीक है, जिसमें इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनवैलिडेट घोषित कर दिया था। ठीक है, अब इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में आप देख लेते हैं कुछ। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 352 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है इमरजेंसी प्रावधान को। फिर आता है इससे रिलेटेड अमेंडमेंट कौन कौन सी किए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। 38 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1975 में। ठीक है, और उसमें एम्पावर किया गया था प्रेसिडेंट को कि वो इशू कर सकते हैं इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, रेवोल्यूशन एंड इमिनेंट डेंजर। ठीक है, के आधार पर क्या कर सकते थे, डिक्लेयर कर सकते थे इमरजेंसी। दूसरा अमेंडमेंट किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया गया। इसमें एनेबल किया गया प्रेसिडेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसको, इमरजेंसी को, कहाँ, अफेक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन इन इंडिया। ठीक है, कि किसी भी स्पेसिफिक रीजन पे भी इमरजेंसी लग सकती है। ये पहली बार कब किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। फिर आता है थर्ड अमेंडमेंट किया गया जिसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का। इसमें रिप्लेस किया गया फ्रेज को। ठीक है, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह क्या लाया गया, आर्म रिवोल्यूशन लाया गया कि उसका मिसयूज ना हो सके। आइए इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी इसको देख लेते हैं। जिसमें संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया था, जिसको डिक्लेयर किया गया था कि जून 25 को हम एज अ संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे हर साल। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया था नोटिफिकेशन रिगार्डिंग ऑन, ठीक है, कब, ऑन जुलाई 2024 में। अब आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, जो कि है ऑपरेशन सिंदूर। इसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, मई 7, 2025 में, जिसमें 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट को टारगेट किया गया हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसकी लोकेशन कहाँ थी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थी। जो ऑपरेशन है ये कंडक्ट किया गया था इन रिलेशन फॉर द बारबेरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जिसमें 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन की क्या कर दिया थी, मर्डर कर दिया जाते हैं, हत्या की जाती है। कब, ऑन अप्रैल 22,
2025 में, ठीक। और इसका क्लेम कौन लेता है? द रेजिस्टेंस फ्रंट लेती है, ठीक है, जो कि एक ग्रुप है किसका? लाक्सा-ए-तैयबा का, जिसमें विंग कमांडर व्योमका सिंह, कर्नल सुफिया कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी बिक्रम मिश्री ने क्या किया था? ब्रीफिंग दी थी किसके? इसी ऑपरेशन के बारे में। 9 लोकेशंस की यहाँ की जानकारी दी गई है, ये जानना हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। अब आइए देख लेते हैं इसमें। ऑन 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने भी लॉन्च किया इसी के रिटेलिएशन में ऑपरेशन, जिसका नाम उन्होंने रखा क्या? ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, जिसमें उन्होंने सेवरल इंडियन मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया था, जिसके द्वारा मल्टीपल ड्रोन इंक्रेजन के द्वारा, ठीक है। कब? मई 7 और मई 10 2025। अब आते हैं ऑन मे 10 2025 को इंडिया पाकिस्तान अग्री हो जाता है किस पे? कंडीशनल सीज फायर के लिए, और हमारे और सीज फायर लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ हाई प्रिसीजन वेपन यूज किए गए थे इंडिया द्वारा इस मिशन में, उसको देख लेते हैं। हमें डिटेल जानकारी नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से वो वेपन्स थे, ठीक। जिसमें स्कैल्प क्रूज मिसाइल पहला नाम है, दूसरा हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब और लाइटरिंग मुनिटिशन, ठीक है, जिसको कामिकाइज ड्रोन्स के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का ड्रोन था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, यस 400 ट्रम्प्स, जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड्स थी। तो ये कुछ वेपन्स के नाम थे जिनको हमको याद रखना है। अब आइए कुछ एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। इसमें सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल की गई थी 2025 में ही, इसी मिशन के दौरान। कब? ऑन मई 7 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इनिशिएट किया था, ठीक है। कहाँ? अक्रॉस 244 डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है, पूरे इंडिया के 244 डिस्ट्रिक्ट में ये सिविल मॉक ड्रिल इनिशिएट की गई थी। कुछ पास्ट मिलिट्री ऑपरेशंस हैं बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, उनको देख लेते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछा जाए और उसमें एक ऑप्शन में ये भी डाल दिया जाए, या फिर हमें यही पूछ लिया जाए कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं, तो हमको याद होने चाहिए। जैसा कि पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस लिली, जो कि 1971 में हुआ, ठीक है, एयर असॉल्ट ऑपरेशन था, ठीक है, ये भी याद रखना है कि किस प्रकार का ऑपरेशन था ये। ऑपरेशन ट्राइडेंट, वो भी 1971 में हुआ, एक नेवल ऑफेंसिव ऑपरेशन था। फिर आता है ऑपरेशन पाइथन, जो कि 1971 में ही, ये भी 1971 में ही हुआ, जो एक प्रकार का फॉलो अप नेवल अटैक था, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशन मेघदूत, जो कि 1984 में हुआ, ठीक है, जो लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर ऑपरेशन विजय, जो कि 1999 में हुआ, ठीक है, ये कारगिल वार के टाइम, ठीक है, एक प्रकार का क्या था? मिलिट्री एक्शन था। फिर आता है ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि कंडक्ट किया गया किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। फिर आता है उरी सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि 2016 में हुआ, किसके द्वारा? इंडियन स्पेशल फोर्सेस के द्वारा हुआ, ये स्पेशल फोर्सेस के द्वारा हुआ, ये आपको याद रखना है। फिर आता है ऑपरेशन बंदर, जो कि 2019 में हुआ, ये लॉन्च किया गया था किसके रिस्पांस में? लॉन्च किया गया था रिस्पांस में, जो कि हमारे सीआरपीएफ जो कॉन्वॉय पर जो अटैक की थी पाकिस्तान ने, उसके रिस्पांस में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन बंदर, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। अब आइए कुछ वैसे ह्यूमैनिटेरियन और इवैक्यूएशन ऑपरेशंस भी हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं रिसेंट में, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 2016 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन क्या? संकट मोचन चलाया गया साउथ सूडान में, किस लिए? वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, वहाँ से हमारे इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए। फिर 2017 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन इंसानियत चलाया, ये कहाँ चलाया? बांग्लादेश में। इसमें उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड दिया किसको? रोहिंग्या रिफ्यूजियर्स को। फिर आता है 2018 में, जहाँ पे इंडियन नेवी ने ऑपरेशन मदद चलाई, कहाँ पे? केरला में, किस लिए? रेस्क्यू करने के लिए, वहाँ व्यापक रूप से फ्लड आ गया था। फिर 2020 में इंडियन नेवी ने ऑपरेशन क्या किया? समुद्र सेतु स्टार्ट किया, ठीक है, कहाँ? कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु हुआ, ये 2 फेजेस में हुआ। पहले फेज में इवैक्यूएशन का प्रोग्राम हुआ, जिसमें बाहर फंसे हुए लोगों को इवैक्यूएट किया गया। दूसरा फेज में क्या हुआ? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया गया या मेडिकल एड्स की गई। फिर आता है 2021 में इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन देवशक्ति चलाई गया, ये कहाँ पर चलाया गया? अफगानिस्तान में चलाया गया। जब तालिबान अफगानिस्तान को टेक ओवर कर रहा था, तो वहाँ से इंडियन पर्सनल्स को क्या किया गया? इवैक्यूएट किया गया। फिर 2022 में इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ये कहाँ पे चलाया गया? यूक्रेन में चलाया गया। वहाँ फंसे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट को एविक्यूएट किया गया, पर इसमें मदद किसके द्वारा की गई थी? एयर सपोर्ट के द्वारा। इसमें एयर सपोर्ट के द्वारा इसको एविक्यूएट किया गया था।
फिर 2022 में 2023 में ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। कहाँ पे चलाया गया? टर्की या सीरिया में, वहाँ पे आ गया था, वहाँ के रेस्क्यू मिशन, एक प्रकार से रेस्क्यू मिशन था। तो ये कुछ ऑपरेशन है जिसको हमको पता होना चाहिए। फिर वो कौन सा 5 पॉइंट एक्शन प्लान था इंडिया का, ठीक है, जो पहलगाम टेरर अटैक के रिस्पॉन्स में किया गया, वो हमको जानना जरूरी है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और उसमें से 3-4 ऑप्शन दिए जाएं जिसमें से एक ना हो, तो आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा कि किसको हमका एलिमिनेट करना है। जैसे कि सस्पेंशन किया गया किसका? इंडस वाटर ट्रीटी का। क्लोजर किया गया 18 बाघा बॉर्डर चेक पोस्ट। फिर रिवोकेशन किया गया किसका? सार्क वीजा एक्सटेंशन स्कीम, ठीक है, पाकिस्तान के लिए। एक्सपल्सन किया गया किसका? पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर का। और रिडक्शन किया गया क्या? डिप्लोमेटिक पर्सनल का। अब आता है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ी चीज़ जान लेते हैं। ये साइन कब किया गया? 1960 में साइन किया गया। ब्रोकर किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। 9 ईयर के नेगोशिएशन के बाद ये हुआ था। इसमें डिसाइड क्या हुआ कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जैसे कि रवि, ब्यास, सतलज, इनको एलोकेट किया गया इंडिया के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए। वहीं पर जो वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडियस, झेलम, चेनाब, ये रिजर्व किए गए किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, कि 80% ऑफ इंडिया सिस्टम टोटल वाटर फ्लो किया जाएगा, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, ठीक है। ये पास किया गया है अभी अभी लोकसभा के द्वारा। कब? अप्रैल 3, 2025, ठीक है। इसके डेट्स याद रखना है क्योंकि अब तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें डेट्स भी पूछे जा रहे हैं, तो एक नियर अबाउट आइडिया होना चाहिए ये किस टाइम आया है, ठीक है। तो ये अप्रैल में आया है 2025 में। और एक बिल इसके साथ और पास किया गया, वो क्या था? मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024। अब आइए जान लेते हैं वक्फ क्या है। वक्फ एक प्रकार का इस्लामिक लॉजिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर एंडाउंसमेंट किया जाता है किसके द्वारा? मुस्लिम के द्वारा, अपने रिलीजन, प्रेशियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए, ठीक है। परपेचुअल एंडाउंसमेंट क्या है? एक प्रकार सा मैंडेटरी, मान लीजिए मैंडेटरी रूल है, ठीक है, जिसको मुस्लिम के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो इनअलाइनेबिलिटी है वो क्या है कि इसमें जो एक बार प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई वक्फ के नाम पे, तो उसको तुम बेच नहीं सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, गिफ्ट नहीं कर सकते हो, या इनहेरिटेड नहीं कर सकते, या मॉर्टगेज नहीं कर सकते। उसकी ओनरशिप किसको कंसीडर की जाएगी? गॉड को की जाएगी, ठीक है। इसमें वाकिफ नाम आता है जो कि डोनर का होता है। जो लोग डोनेट करते हैं अपने प्रॉपर्टी को, उनको वाकिफ कहा जाता है, ठीक। फिर वक्फ बोर्ड आता है और रेगुलेशन आता है। तो देख लेते हैं कि वक्फ बोर्ड और रेगुलेशन किस रेगुलेशन के तहत बना और कौन से वक्फ बोर्ड थे, ठीक है। तो इसको मैनेज और रेगुलेट करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 लाया गया, ठीक है, जिसके तहत सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया। अब आता है कि हम देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहाँ जिक्र है। तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडाउनमेंट फॉल अंडर किसके अंदर में आते हैं? एंट्री 28 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, जो कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। फिर आता है कुछ डेवलपमेंट देख लेते हैं कि ये जो है अगस्त 9, 2024 को रिफर किया गया था ये बिल किसको? ज्वाइंट कमेटी को। किसके द्वारा किया गया था? ये ओम बिरला के द्वारा किया गया था, ये हमको याद रखना है। और कमेटी 31 मेंबर से बनी थी, ठीक है, जिसमें 21 से थे लोकसभा से थे और 10 मेंबर कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। और ये रिपोर्ट सबमिट करती है लोकसभा को कब? 31 जनवरी 2025 को। और बिल हमारा कब आता है? बिल हमारा आता है अप्रैल में। फिर आता है डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। एक प्रकार का लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है कब? ऑन अप्रैल 30, 2025 में, ठीक है। स्पेंड कर दिया गया है क्या? इंटरप्रिटेशन को, किसके? आर्टिकल 21। अब आते हैं कि ये जजमेंट दिया किसने है? तो जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस JB पर्डीवाला, ठीक है, बेंच ने इसको दिया है। ओरिजिनेट कैसे हुआ? 2 PIL डाली गई थी, एक है प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, दूसरा है अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। इन्हीं दोनों PIL के बेसिस पे ये ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। डिजिटल एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज, हमें एक्सेस किसके? इसेंशियल सर्विसेज के, लाइक गवर्नेंस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो हमको इन सब चीज़ों पे क्या है? अधिकार है। तो राइट टू लाइफ किसके अंदर है? यह है आर्टिकल 21। इसी को इंटरप्रेट करके क्या किया जा रहा है? इसको इंक्लूड किया जाता है राइट टू डिजिटल एक्सेस को, ठीक है। आइए कुछ पुरानी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि राइट टू लाइवलीहुड कब किस केस के अंदर लाया गया और कैसे लाया कौन से ईयर में लाया गया? तो 1985 में लाया गया, ओल्गा टेली वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में, ठीक है। दूसरा राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये लाया गया 1991 में।
सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। तीसरा है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, उसको लाया गया कब, 1992 में, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। फिर तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, लाया गया किसमें, 2017 में लाया गया, जो कि जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के तहत लाया गया। और राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसको भी लाया गया 2018 में, जो कि है कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, तो ये जो लास्ट के दो हैं इनको हमको याद रखना है कि राइट टू प्राइवेसी 2017 में लाया गया क्योंकि लेटेस्ट है, तो अगर पूछा भी जाएगा तो इसी से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, बहुत पुराने पे नहीं जाएगी यूपीएससी। अब आते हैं कास्ट इनॉर्गेनाइजेशन यानी कास्ट सेंसस के बारे में देख लेते हैं कि इसको जोड़ा गया है अपकमिंग सेंसस में। कब, ऑन अप्रैल 30, 2025 में कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चेयर कर रहे थे, उनके द्वारा किया गया है कि डिसाइड किया है कि इंक्लूड किया जाएगा कास्ट इनॉर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो इसकी डेट याद रखनी है, कौन कर रहा है ये याद रखना है, ठीक है, और चेयरपर्सन कौन था ये भी याद रखना है। अब आते हैं कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि लास्ट कॉम्प्रहेंसिव कास्ट डाटा कब कलेक्ट किया गया था, 1931 के सेंसस में किया गया था। फिर उसी प्रकार से कास्ट इन्फॉर्मेशन और फिर उसके बाद भी कलेक्ट किया गया 1941 के सेंसस में भी, पर वर्ल्ड होने की वजह से उसको क्या किया गया, वो पब्लिश नहीं हो पाया। ठीक, फिर सिंस 1951 से क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्लूड किया जा रहा है डाटा किससे, SC शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, पर जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके डाटा के मोस्टली क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, इनका जो सेंसस ये तो चल रहा है 1951 से, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कास्ट के, पर OBC के जो डाटा है वो मिसिंग है। अब आइए देख लेते हैं कि अगर डाटा नहीं होता तो क्या होता क्या है। तो लैक ऑफ डाटा ऑन कास्ट डेटा लेड टू अनसर्टेन एस्टिमेशन ऑफ OBC पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, जिससे क्या होता है, वेलफेयर स्कीम ज़्यादा सही इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, फिलहाल मिलिट्री कमीशन ने बताया था कि OBC पॉपुलेशन 1979 में कितना थी, 52%। अब आते हैं तो इन 2011 के सेंसस में क्या था, वो एक प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वो भी था। ठीक है, पर क्या हुआ था, मच ऑफ इस कास्ट स्पेसिफिक डाटा रिमेन अनपब्लिश्ड। ठीक है, पब्लिश नहीं किए गए थे, जो क्या करती है वही लिमिटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, उसका इम्पैक्ट किस पे आता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे। सेंसस अनाउंसमेंट, अब सेंसस के बारे में जान लेते हैं। इसका अनाउंसमेंट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन 2 फेजेस में होगा। इसका नोटिफिकेशन दिया गया कंडक्ट ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 2027। ठीक है, जो कि एक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था। ये 2 फेजेस में कंडक्ट होगा। फेज 1 में क्या होगा, हाउसिंग लिस्ट होगी। ठीक है, हाउस का लिस्ट की लिस्टिंग की जाएगी, और दूसरे में क्या किया जाएगा, पॉपुलेशन इनॉमिनेशन किया जाएगा, पॉपुलेशन का सेंसस किया जाएगा। रेफरेंस डेट मतलब क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम व्हिच द डाटा ऑन पॉपुलेशन इज कलेक्टेड। ठीक है, कि वहाँ तक क्या नाम है डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ही डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो आइए कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए अलग डेट है और कुछ और पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अलग है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके लिए जो डेट रखी गई है वो क्या है, अक्टूबर 1, 2026 रखी गई है। और रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए क्या है, मार्च 1, 2027 रखी गई। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड रजिस्ट्री के बारे में जानते हैं। क्या हुआ, ऑन अप्रैल 17, 2025 को मनुस्क्रिप्ट ऑफ भगवद गीता और भारत नाट्य शास्त्र को एडिट किया गया है, किसमें, वर्ल्ड रजिस्ट्री में। किसके, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्री में। 74 एंट्री आ रही इस साल। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो हैं अभी तक वर्ल्ड जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर उसमें कितना हो गई हैं, अब वो पहुंच गया है 570। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हो चुकी हैं अभी तक। अब आते हैं भगवद गीता के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक सीक्रेट फिलोसफिकल डायलॉग है, ठीक है, जो कि एम्बेडेड है किसमें, भीष्म पूर्व चैप्टर 23-24 में, इंडियन एपिक महाभारत में। ठीक, अब आते हैं नाट्यशास्त्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक प्रकार का एट्रीब्यूट है टू सेज भरत मुनि। ठीक है, जो कंप्लाइड की गई अराउंड तो 2nd सेंचुरी BC के अराउंड। आइए देख लेते हैं ये इस समय प्रिजर्व्ड है कहाँ पे, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ये कहाँ पड़ता है, ये पुणे में पड़ता है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में। ये लॉन्च किया गया था कब, 1992 में। ठीक है, ये अपडेट होती है बाइनरी यानी 2 साल में एक बार। कुछ एक्सेप्शंस है 2017 और 2023, उसको भी याद रखना।
इसका एम क्या है, एम टू प्रिजर्व द प्रमोट वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रिजर्व करना और प्रमोट करना क्या, वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का ये इसका एम है। अब आते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं यूनेस्को मेमोरी ऑफ रजिस्टर में। इंडिया हैज मेड 14 सबमिशन, 14 सबमिशन कर चुकी है इंडिया टू रजिस्टर, ठीक है, जिसमें इंक्लूजन है भगवद गीता और नाट शास्त्र को मिला के कुल 14 हो चुके हैं। इंडियन एंट्रीज स्पेन एंशिएंट स्क्रिप्चर, फिलोसफिकल वर्क और मॉडर्न पॉलिटिकल अचीव्स, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट को देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद को ऐड किया गया था कब, 2007 में, ठीक। वर्क ऑफ 70 फिलोसफर अभिनव गुप्ता, ये कब ऐड किया गया है, ये 2023 में, अभी रिसेंट में ही ऐड किया गया है। अचीवर्स ऑफ फर्स्ट नॉन अलाइन मूवमेंट समिट बेलगार्ड 1961, इसको ऐड किया गया कब, 2023 में। तो ये 2 एंट्री 2023 के, इनको याद रखना क्योंकि ये रिसेंट की हैं। फिर अर्चीव ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी, आर्चीव्स का मतलब है वो कुछ डॉक्यूमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उनको आर्चीव्स कहा जाता है। ये कब ऐड किया गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये 2003 में किया गया है। अब आते हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, ठीक है, जिसमें रेखा गुप्ता जी क्या बनी, 9th चीफ मिनिस्टर बनी दिल्ली की, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन दिल्ली की, जो कि कब हुआ, ऑन फरवरी 2025, ये डेट भी याद रखना है। उनके साथ 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ लिए, ठीक है, जिसमें परवेश साहिब सिंह वर्मा को क्या बनाया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और जो रेखा गुप्ता जी हैं ये 4th चीफ मिनिस्टर बनी हैं दिल्ली की, महिला चीफ मिनिस्टर, ठीक है। इससे पहले 3 महिला चीफ मिनिस्टर हो चुकी हैं, कौन कौन, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना। ये इलेक्शन कब हेल्ड हुए, ये हेल्ड हुए कब, फरवरी 5, 2025 को। कितने सीटों के लिए, 70 मेंबर ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों के लिए हुआ था। तो हमको ये भी याद रखना है कि किस स्टेट में कितनी सीटें, ठीक है, तो 70 सीटों के लिए हुआ था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में और जान लेना है कि कांग्रेस जो है पार्शली फेल टू विन सिंगल सीट, एक भी सीट नहीं जीत पाई है, और वो लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस में नहीं जीत पाई है, ये हमको फैक्ट याद रखना है। फिर इन्हीं के साथ कुछ और इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, असेंबली इलेक्शन, फिर इन्हीं के साथ कुछ और असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, जैसे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उनको भी देख लेते हैं। ये कब हुआ है, अक्टूबर 16, 2024 को, ठीक है, जिसमें उमर अब्दुल्ला क्या किए गए हैं, चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, और सुरेंद्र कुमार चौधरी जो हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। उमर अब्दुल्ला किस पार्टी से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब आते हैं, देखते हैं कितने सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, तो 90 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में। अब आते हैं हरियाणा देख लेते हैं, नायब सिंह सैनी, इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया है हरियाणा के, जो कि कब बने हैं, अक्टूबर 17, 2024। ये कब बने हैं, ये वाला डेट हमको याद रखना, जैसे कि अक्टूबर 17 को बने हैं, ये अक्टूबर 16 को बने हैं, ठीक है। रेखा जी फरवरी 20 को बनी हुई है, तो ये कुछ याद रखने हैं, डेट्स याद रखने हैं। इन्होंने रिटेन की अपनी पावर को, ठीक है, रिसेंट असेंबली इलेक्शन में। सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने रिकॉर्ड हाईएस्ट टर्नआउट किया है, 75.36% वोटिंग की गई। तो यही हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस पे, ठीक है, जो कि कब आया है, ऑन अप्रैल 8, 2025 में आया है, जिसमें क्लेरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन ए स्टेट बिल इन टाइम बाउंडेड मैनर, जो कि कब किसी में प्रिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल 200 में प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। किन जजों के द्वारा ये रूलिंग आई है, ये रूलिंग आई है जस्टिस JB पर्डिवाल और R महादेवन के लिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अंडरस्कोर किया है लिमिट ऑफ द गवर्नर को, गवर्नर रोल को, रीअसर्ट द प्राइमेसी ऑफ द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि गुबरनेटोरियल अथॉरिटी, ये रिफर करता है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टेड इन गवर्नर ऑफ ए स्टेट और प्रोविंसेस टिपिकली विद इन द फेडरल सिस्टम, ठीक है। जो पावर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर को दी गई है स्टेट या प्रोविंसेस में, वो क्या होना चाहिए, फेडरल सिस्टम के अंदर अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर क्या है, एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, और चीफ मिनिस्टर क्या है, वहाँ का हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये केस क्यों किया गया था, क्योंकि 12 बिल्स पेंडिंग थे, किसके, गवर्नर के एक्शन के ऊपर, ठीक है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देख लेते हैं गवर्नमेंट का, आर्टिकल 200 में दिया गया है, ठीक है। इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर गवर्नर की, जैसे कि वो किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने पास विदहोल्ड कर सकते हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए कि अब आप इस पर पुनः विचार करें, या फिर रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है।
और प्रेसिडेंट को इसमें रोल क्या है, रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, वो है आर्टिकल 202 में दिया गया है प्रेसिडेंट का रोल का, कि जो बिल रिजर्व किया जाएगा उस पर वो कौन सा एक्शन लेंगे, वो आर्टिकल क्या है, वो आर्टिकल 201 है, वो इसमें नहीं इंक्लूड है गवर्नर के पावर में। गवर्नर के पास सिर्फ रिजर्व करने का अधिकार है, और उस पर एक्शन कैसे लेंगे वो आर्टिकल 201 के तहत लिया जाएगा। फिर कोई डिफिनिट टाइम लिमिट नहीं था, ठीक है, कि कब तक ये होल्ड कर सकते थे। अब आइए कुछ की हाईलाइट देख लेते हैं जजमेंट का, जिसमें कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एन एब्सोल्यूट पॉकेट वीटो, ठीक है, बाय द गवर्नर, कैन नॉट, और दूसरा चीज कहा गया कैन नॉट इंडेफिनिटली डिले, ठीक है, एक्शन ऑन बिल। फिर कहा गया गवर्नर मस्ट जनरली एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। फिर कहा गया वंस द लेजिस्लेचर रीपासेस द बिल बाउंड टू ग्रांट एसेट, एक बार अगर पास कर दिया गया तो आप बाउंड हैं उसको एसेट देने के लिए। कैन नॉट रिजर्व अ री एक्टेड बिल, ठीक है, आप रिजर्व नहीं कर सकते री एनेक्टेड बिल को। फिर फर्स्ट टाइम क्या किया गया, प्रिस्क्राइब किया गया डिटेल टाइम लिमिट्स, जिसको देख लेते हैं कि गवर्नर को एक्शन लेना पड़ेगा, प्रॉब्लली मस्ट डू सो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको एक्शन लेना पड़ेगा किसी भी बिल पे। इंक्लूड सिचुएशन, ठीक है, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद ही कह रही कि नहीं इस बिल को करने में प्रेसिडेंट को भेजा जाए, फिर भी किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं ले सकते। और कुछ चीज़ें और की गई हैं कि अगर आप रिफ्यूज कर रहे हो बिल को पास करने के लिए, तो पहला चीज़ बताया गया है इंटेंट टू विदहोल्ड एसेंट्स एंड डिसएग्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट रिटर्न टू बिल लेजिस्लेटिव अलॉन्ग विद अ डिटेल मैसेज, डिटेल में उसको आपका क्या करना पड़ेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने फिक्स किया है मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 महीने के लिए फॉर दिस पर्पस, ठीक है, इस पर्पस के लिए। फिर कुछ है, कुछ प्रोविजन इससे रिलेटेड भी किए गए हैं, रेफरल टू प्रेसिडेंट अगेंस्ट स्टेट एडवाइस, ठीक है, स्टेट एडवाइस के अगर क्या नाम है स्टेट नहीं चाह रहा है कि क्या नाम है आप रेफर करें और फिर भी आप करते हैं, ठीक है, तो डू नॉट लॉन्गर 3 मंथ्स के आगे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई है। गवर्नर फेल टू एक्ट विद इन दिस पीरियड, अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो ये चैलेंज हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है। बिल रीपास बाई असेंबली आफ्टर कंसिडरेशन, अगर रीपास कर देती है कंसिडरेशन के बाद असेंबली बिल को, तो गवर्नर इस कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि वो असेंट दे, ठीक है, नहीं तो ये किसमें आ जाएगा, डज नॉट एक्ट विद इन 1 मंथ, अगर वह 1 महीने के अंदर नहीं लेता है तो वो ट्रीट किया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। इस जजमेंट को देने के लिए कोर्ट ने क्या किया है, इन्विकेट किया है, यानी कि रेफरेंस दिया किसका, आर्टिकल 142 को, ठीक है, जिसमें कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के ये पावर किया गया है कि आप कंप्लीट जस्टिस देने के लिए किसी भी पेंडिंग केस को आप रिकंसिडर कर सकते हैं और आप एक सर्टेन लॉ के ऊपर भी जा सकते हैं किसी भी जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। फिर आते हैं नेक्स्ट है महाकुंभ 2024 प्रयागराज में, देखते हैं ये कब हेल्ड हुआ था, ये हेल्ड हुआ था प्रयागराज में, ठीक, कब, जनवरी 13, 2025 से फरवरी 26, 2025 तक, ठीक है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती, इंडिविजुअल सरस्वती के कलेक्टिव नोन एज संगम त्रिवेणी, इसको संगम त्रिवेणी कहा जाता है, ठीक है। महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जाता है एवरी 12 ईयर्स में, ठीक है। 4 मेजर साइट्स पे कौन कौन सी हैं वो, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ठीक है, क्रम वाइज इन प्लेसेस पर होता है। प्रयागराज में 12 साल अभी हुआ है जैसे 2025 में, तो फिर 12 साल बाद हरिद्वार, फिर उज्जैन, फिर नासिक, इस प्रकार से। कि हाईलाइट क्या था, इनफॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था जनवरी 13, 2025 को ऑन डे ऑफ पौष पूर्णिमा के। फर्स्ट शाही स्नान जो था वो रॉयल बाथ, वो कब था, जनवरी 14, 2025 मकर संक्रांति के दिन। फिर एक टोटल 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हुए इसमें, ठीक है, जो महाकुंभ 2025 में देख लेते हैं कौन कौन से। फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था कि गंगा वाज फॉर क्लीनिंग गंगा वेयर 329 एम्प्लॉय साइमल्टेनियसली कैरिड आउट गंगा क्लीनिंग कैंपेन एट द सेम टाइम, ठीक है, तो ये पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था। दूसरा रिकॉर्ड था कि 19,000 सैनिटेशन वर्कर कलेक्टिवली क्लीन 4 डिफरेंट जोन ऑफ महाकुंभा, ठीक है, 4 डिफरेंट जोन ऑफ महाकुंभ, ये दूसरा रिकॉर्ड था। तीसरा रिकॉर्ड ये था कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैंड प्रिंटिंग पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है, जिसको 10,109 पीपल ने मिलकर बनाई है महाकुंभ में। तो ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे जिनको हमें याद रखना है। फिर हॉनरेबल चीफ जस्टिस ने लॉन्च किया था क्या, बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी महाकुंभ नगर से। टोटल एस्टिमेट जो है महाकुंभ का वो कितना हुआ था, वो अप्रॉक्सीमेटली 6,382 करोड़।
नेक्स्ट महाकुंभ कहाँ लगेगा? नासिक कुंभ 2027 में। सॉरी ये महाकुंभ नहीं, ये क्या है, नेक्स्ट कुंभ रहेगा नासिक कुंभ में 2027 में। महाकुंभ आता है 12 ईयर्स के बाद, और जो कुंभ होते हैं वो साइमल्टेनियसली 4 ईयर्स पे होते रहते हैं। फिर आता है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ कब लगेगा? पूर्ण कुंभ लगेगा उज्जैन में 2028 में और हरिद्वार में 2033 में। ठीक है, और एक चीज इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जानकारी और है कि इसको नोटवर्दी किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है क्या? इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को इन 2017। महाकुंभ को इंटेलिजिबल कल्चर हेरिटेज में यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। कुंभ मेला का जो लोगो था 2025 के लिए वो बहुत यूनिक था, उसको हमको याद रखना है। वो उसको अनवेल किया था किसने? उसका अनवेल किया गया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा अक्टूबर 2024 में। लोगो में क्या क्या चीजें थी? अमृत कलश था, एक टेम्पल था, एक इमेज था लॉर्ड हनुमान का, एक साधु संत बना हुआ था, ठीक है, अक्षय वृक्ष ट्री बनी हुई थी, और दिखाया गया था क्या? कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि नदी के किनारे बहुत सारे आदमियों को दिखाया गया था। आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि उसका लोगो किस प्रकार से था। इससे रिलेटेड तक क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कुंभवानी और कुंभ मंगल ध्वनि, ये दोनों चीज लॉन्च की गई थी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ऑल इंडिया रेडियो स्पेशल कुंभवानी चैनल लॉन्च किया गया था, जिसका मेगाहर्ट्ज ये था, ठीक है, महाकुंभ में। और लॉन्च किया गया था क्या? कुंभ मंगल ध्वनि, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज को मान्यता दी गई है। ध्यान देते हैं कब दी गई है? कब दी गई है? ऑन अक्टूबर 3, 2024 को। किसके द्वारा? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, ठीक है। इसको अप्रूव किया है टू कॉन्फ्रेंस द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज आई हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। इन लैंग्वेज को अब क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में जाना जाएगा। की हाईलाइट्स क्या था? क्लासिकल लैंग्वेज सर्व करती है एज अ कस्टोडियन ऑफ भारत प्रोफाउंड एंड एंशिएंट कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है, जो एम्बॉडिंग द एसेंस ऑफ ईच कम्युनिटी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल माइलस्टोन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि न्यू कैटेगरी किया जाएगा लैंग्वेज का, जिसको हम क्लासिकल लैंग्वेज के नाम से जानेंगे। वो कब किया गया था? ऑन अक्टूबर 2024 को, ठीक है, जिसमें तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में दर्जा दिया गया था। कुछ क्राइटेरिया दी गई थी, अभी फिलहाल रिवाइज कर दी गई है क्राइटेरिया, तो हम रिवाइज क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, किसके द्वारा बनाई जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड, ठीक है, साहित्य अकादमी इन 2024, जो एग्जामिन करते हैं या प्रपोज करते हैं लैंग्वेज फॉर स्टेट क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। तो आएगा क्वेश्चन कि स्टेट क्लासिकल लैंग्वेज को कौन प्रपोज या एग्जामिन करता है? तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है। ये किसकी द्वारा बनाई जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर साहित्य अकादमी इन 2004 के तहत बनाई गई थी। यही इसका काम करते हैं। कारण में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे चुके हैं। कौन है? तमिल को कब दिया है? अक्टूबर 12, 2004 को। संस्कृत को दिया है नवंबर 2005 में। तेलुगु को कब दिया है? अक्टूबर 31, 2008 में। कनाडा को अक्टूबर 31, 2008 में। मलयालम को अगस्त 8, 2013 को। ओडिया को मार्च 1, 2014 को। नए रूल्स क्या आए हैं कि लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ने एक ज्वाइंट मीटिंग की जुलाई 2024 में, ठीक है। उन्होंने सर्वे रिवाइज किया कुछ क्राइटेरिया को, जिसमें साहित्य अकादमी हैज बीन अपॉइंटेड नोडल एजेंसी फॉर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है। साहित्य अकादमी को एक नोडल एजेंसी अपॉइंट किया गया। इसमें क्या किया गया? हाई एंटिक्विटी जो अर्लियर टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री, वो पीरियड रखा गया क्या? 1500 से 2000 रखा गया, ईयर्स रखा गया। ए बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर व्हिच कंसीडर द हेरिटेज बाय जनरेशन स्पीकर, ठीक है। अगर किसी भी एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट को हम कंसीडर करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज को, तो उसका क्या होना चाहिए? वो जनरेशनल स्पीकर होने चाहिए, मतलब जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। और उसका जो हिस्टोरिकल टाइम पीरियड होना चाहिए वो 1500 से लेकर 200 ईयर्स का होना चाहिए। नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफ एंड स्पिरिचुअल एविडेंस, ठीक है। नॉलेज टेक्स्ट अगर है तो क्या कहना है? एक प्रकार से इंस्क्रिप्शनल एविडेंस होना चाहिए उसका, कि वो नॉलेज टेक्स्ट जो है उसका इंस्क्रिप्शनल एविडेंस होना चाहिए, या किसी पोएट्री के फॉर्म में हो या एपिग्राफिकल के फॉर्म में हो, तो भी उसको क्लासिकल लैंग्वेज कंसीडर किया जाते हैं। कॉप 29 देख लेते हैं। ये कॉप 29 रिसेंटली यूएनएफएससी द्वारा कंक्लूड किया गया। कहाँ किया गया? इसी प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकू अजरबैजान में किया गया। कब? फ्रॉम नवंबर 11 to 24। ये एक्सटेंड किया गया एक्सटेंड किया गया था 2 दिनों के लिए, वो 2024 में ही। आइए कुछ की हाईलाइट्स देख लेते हैं, जैसे कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड
गोल बनाया गया है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 300 बिलियन एनुअली दिया जाएगा, किसके कब तक 2025 को ये जो अमाउंट है इसको क्या किया गया है, ट्रिपल कर दिया गया है। फिर फाइनलाइज किया गया है कि मैकेनिज्म को ऑफ कार्बन मार्केट का, ठीक है, अंडर पेरिस एग्रीमेंट, जैसे आर्टिकल 6.2 में क्या किया है, इनेबल किया गया बायलैटरल एग्रीमेंट्स का, ठीक है, बिटवीन द कंट्रीज कि वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स का, ठीक है, म्यूचुअली अगर अग्री है वो। क्यों किया गया है, फॉस्टर फ्लेक्सिबिलिटी इन द इमिशन रिडक्शन, एमिशन रिडक्शन में क्या हो सके, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके और तेजी से हो सके। फिर आर्टिकल जो 6.4 है इसमें स्टेब्लिश किया गया है क्या, यूनाइटेड नेशन मैनेज्ड सेंट्रलाइज कार्बन इमिशन ऑफसेट को, ठीक है, एक प्रकार का ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। किस लिए, इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ग्लोबल कार्बन ट्रेड डिक्लेरेशन किया गया है क्या, रिड्यूसिंग करेंगे मीथेन्स को। फिर एक चीज में और की गई है जो बाकू के हित में की गई है, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था, बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर द फार्मर, वहाँ के फार्मर्स के लिए बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, क्योंकि बाकू वहाँ क्या कर रहा था, प्रेसिडेंसी को होस्ट कर रहा था। किसके कोलैबोरेशन विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लॉन्च किया गया कहाँ पे, बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। आते हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट के बारे में देख लेते हैं, जो 2021-2022 का दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये चीज़ें याद रखनी है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। कब, 8th और 9th नेशनल हेल्थ अकाउंट आया हुआ है, ठीक है। इसका फिजिकल ईयर क्या है, 2020 से 21 और 2021 से 22 की फाइंडिंग क्या निकल के आई है, राइज हुआ है गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि इंक्रीज हुआ कितना, 1.13% से लेके 1.84%, ठीक है। और इंक्रीज हुआ है जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है, कहाँ से, 3.94 जो कि 2014-15 में था वो 6.12 हो गया है कि 2021-22 में। पर कैपिटा के टर्म्स में भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज हुई कितना, बाई 16%। तो कुछ ये स्पेसिफिक डिटेल इसको आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बताया गया है कि जो शेयर है ओपीपी का, यानी कि ओपन पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो क्या किया है, डिक्लाइन किया है फ्रॉम 62%, जो पहले लोग अपने जेब से 62% खर्च करते थे, वो कितना हो गया है, 39.4% हो गया। तो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट्स ने शेयर किया है कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 29% से 48%, इंक्रीज हुआ है सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। उससे बड़ा बताया है कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है कितना, 5.7% टू 8.57%। फिर लेडी जस्टिस स्टैचू, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। इन अक्टूबर 2024 में क्या हुआ है, अनवेल किया गया है न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस। लेडी जस्टिस वही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी हमारे कोर्ट के अंदर एक स्टैचू लगा होता है, जिसमें एक हाथ में तलवार एक हाथ में तराजू होता है, उसी को क्या किया गया है, न्यू स्टैचू अनवेल किया गया है। तो आइए जान लेते उसके बारे में। पहले रीइमेजिन द प्रीवियस इमेज, जो कि एक टिपिकली ब्लाइंड फ्राउंडेड वुमेन होल्डिंग अ सेट ऑफ स्केल्स, ठीक है, कि एक औरत होती थी जिसके हाथ में पट्टी बनी होती थी, एक हाथ में तरोजू लिया होती थी, एक हाथ में शॉल ली होती थी। अब आते हैं न्यू स्टैचू में, देख लेते हैं क्या क्या है। न्यू स्टैचू में ब्लाइंड फोल्ड रिमूव कर दिया गया है। स्टैचू के हाथ में अब क्या दे दिया गया है, कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है। किसकी जगह पे दिया गया है, ट्रेडिशनल स्वॉर्ड के, यानी तलवार की जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हो गई है। और ब्लाइंड फोल्ड जो आंखों पट्टी लगी उसको हटा दिया गया है और ड्रैप साड़ी में ड्रैप कर दिया गया। और रिटेन द स्केल ऑफ द जस्टिस, जो स्केल था यानी तराजू था उसको रिटेन किया गया, मतलब वो अभी भी कायम है। क्योंकि स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग आर्गुमेंट एंड केयरफुली वेटिंग फैक्ट्स बिफोर द रीचिंग अ वर्डिक्ट। जाते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उत्थान ग्राम अभियान, ये क्या यूनियन बजट 2024-25 में दिया गया था। इसका एम क्या था, इंप्रूव करना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। तो एक प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ये स्कीम आई थी। इसके अंदर क्या है, फुल कवरेज ऑफ ऑल ट्राइबल फैमिलीज। इस स्कीम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6300 विलेज क्या है इंक्लूड किए गए हैं इसमें। की फैक्ट क्या है, ये आज सितंबर 18, 2024 को ये क्या किया, अप्रूव किया गया है इस कैंपेन को। तो टोटल आउटले आया है कैंपेन का वो क्या है, 79,156 करोड़। कैंपेन कवर किसने करेगा, 549 डिस्ट्रिक्ट्स और 274 ब्लॉक्स कवर करेगा। इसमें 25 प्रोग्राम इंक्लूडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्रमोट करेगी 100 होम स्टेज के अंदर। स्वदेश दर्शन स्कीम ये किया गया किसके अंदर, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर किया गया, जो इसी के अंदर आती है।
और अक्टूबर 2024 को क्या किया गया है, स्कीम जो ये पीएमजीयूका था इसको नोटिफाई कर दिया गया, क्या, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब ये हो गया है। पर सारे फंक्शंस उसी के ऐसे ही हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं ये आपको मैंने बता दिया। पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में जान लेते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट एंड इंस्पायरिंग एक्सीलेंस, ठीक है, टू फैसिलिटेट द बेस्ट परफॉर्मेंस को फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि आता है अंडर पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंदर, जो कि पीएम स्वनिधि के योजना के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया है 24 जुलाई 18, 2024 को। कहाँ, किसके द्वारा, बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। की हाईलाइट्स क्या है, कुछ परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज किए हैं एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है, किसके, स्ट्रीट वेंडर्स का। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि अवार्ड में बताया गया है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है, जिसको लोन परफॉर्मेंस के हिसाब से कि जिसको सबसे ज़्यादा लोन्स दी गई हैं। लार्ज स्टेट्स में देखा जाए तो पहले नंबर पर कौन आया है, मध्य प्रदेश आया है। और स्मॉल स्टेट और यूटीज में देखा जाए तो पहले नंबर पर कौन आया है, लद्दाख आया है। हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देखा जाए तो उसमें असम। और स्पेशल अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसको दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया है। तो ये कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है जिनको लोन परफॉर्मेंस में पहले नंबर पर दिया गया है अवार्ड। फिर अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर किसको, तो लार्ज स्टेट में फर्स्ट नंबर पर मध्य प्रदेश ही है, जो कि इकोनॉमिक फाइनेंस में, इसमें लोन परफॉर्मेंस में भी था। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबीज लोन परफॉर्मेंस, ठीक है, यूएलबीज यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज को जिनको सबसे ज़्यादा लोन दिया गया है। जैसे कि मेगा मिलियन प्लस 10 लाख से ज़्यादा वाले में फर्स्ट रैंक किसको पाया है, वो पाया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर मेजर सिटीज़ में जिसका एक पॉपुलेशन 1 से 10 लाख है, फर्स्ट नंबर पर कौन है, उज्जैन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश है। बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी अचीवमेंट्स के माध्यम में, ठीक है, कि स्वनिधि और समृद्धि स्कीम के अचीवमेंट के माध्यम में कौन से अचीवमेंट किया है, तो 10 लाख से ऊपर में कौन है, वाराणसी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। और मेजर सिटी जिसका 1 से 10 लाख पॉपुलेशन है उसमें कौन है, झांसी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। सभा इलेक्शन के बारे में है, जो कि जून 2024 को क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण किया, फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, वो 3rd टर्म बने हैं। उनके साथ सैनिक सेरेमनी में, ठीक है, आल्सो विटनेस किए हैं कि 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए गए, जिसमें टोटल 7 वुमेन मिनिस्टर्स थी, ठीक है। 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 7 सिर्फ वुमेन मिनिस्टर हैं। ये मोदी जी 2nd इंडियन लीडर बन गए हैं जो कि 3rd कंसेक्यूटिव टर्म जीते हैं, ठीक है। इससे पहले कौन जीते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1952, 1957, 1962 में लगातार जीते हुए थे। इसी प्रकार से मोदी जी भी हो। फिर कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हैं जो इसके इन्हीं लोकसभा इलेक्शन के साथ में हुए थे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम है, इनके नाम याद रख। ये जो जनरल इलेक्शन है ये हुआ कब, 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में, जिसमें 7 फेजेस में हुआ। ये कई बार क्वेश्चन फेजेस से भी आ जाते हैं तो आपको याद रखना है। और 7 फेजेस में जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं किसके, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के होते हैं। सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। ये जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था 2024 का, जो 44 दिन चली है। कुछ 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स रिकॉग्नाइज किए गए जिनका एज 18 से 19 ईयर है, ये रिकॉग्नाइज किया गया इसमें। शोम्पेन ट्राइब्स जो है ग्रेट इंडियन निकोबार आइसलैंड का, इन्होंने पहली बार वोट डाला है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि कौन सा ऐसा ट्राइब है जो पहली बार जो इस 2024 के जनरल इलेक्शन में वोट डाले हैं, तो वो शोम्पेन ट्राइब, ठीक है। ओवरऑल टोटल वोटर्स जो टर्नआउट रहा वो कितना रहा है, 65.79%, ठीक है। फिर लक्षद्वीप में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है वोटिंग का, ठीक है, जो कि है 84.16%। फिर उसके बाद है असम। लोएस्ट वोटिंग रिकॉर्ड कहाँ पे हुआ है, वो बिहार में हुआ है, 56.19। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती है और जिसमें से एनडीए की 292 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी इसमें 3rd लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये एक ऑप्शन जरूर डाला जाएगा, कौन सी 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। फिर है आउट ऑफ टोटल 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है, 3 लोकसभा इलेक्शन में वुमन जो कॉन्स्टिट्यूट है ओनली 74 वुमेन्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने हैं, 7 वुमेन्स पार्टिसिपेट है। उसी प्रकार से टोटल जो 543 मेंबर उसमें से 74
वुमेंस हैं, इनका पार्टिसिपेशन कितना निकल के आता है 13.6% ऑफ द टोटल। ठीक है, तो ये भी याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। यंगेस्ट पीएम कौन कौन बनी है? पुष्पेंद्र सरोज बने हैं कौशाम्बी से, जिनकी एज 25 साल है। शाम्बी चौधरी बनी है समस्तीपुर बिहार से, जिनकी एज 25 साल है। प्रिया सरोज बनी है मछली शहर से, जौनपुर से, जिनकी एज 25 साल है। फिर इनॉग्रेशन किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह बिहार में। कब? ऑन जून 19, 2024 में। ठीक है, ये गुप्ता एम्पर कुमार गुप्ता का ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, कुमार गुप्ता ने इसको फाउंड किया था इस यूनिवर्सिटी को। कब? 427 सी में। ठीक है, या एडी मान सकते हो। और इसके रुइंस जो है वो डिस्कवर किए गए किसके द्वारा? फ्रांसिस बुचनन के द्वारा इन 1812 में। ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। कब इसके ओपन डोर ओपन हुए? सितंबर 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी के डोर ओपन किए गए। और इसके लिए कौन सी बिल लाया गया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 लाया गया था। कहाँ? राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड एंड यूनिवर्सिटी वाज ऑफिशियली स्टेब्लिश ऑन नवंबर। ठीक है, ये ऑफिशियल कब स्टेब्लिश हुई है? तो नवंबर 25, 2010 में। न्यू कैंपस के बारे में इसके जान लेते हैं। आर्किटेक्ट कौन है? आर्किटेक्ट हैं पद्म भूषण अवार्डी बीवी दोषी ऑफ वारसू शिल्पा संगठन के। ठीक है, इन्होंने इको फ्रेंडली कैंपस डिजाइन किया है। बिल्डिंग को प्रॉमिस किया गया है कि नेट जीरो ग्रीन कैंपस रहेगा। राजीव कठपालिया ने कंट्रीब्यूट किया लॉट इन आर्किटेक्चर इन दिस यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों के नाम याद रखना। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।